मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज इन अ स्कूल, अर्थात विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल प्लांट एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को प्रबंधन करने के लिए हमें बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, उनके द्वारा किया जाना है और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड्स क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, apparatus, teaching aids, supportive devices which are to be used in school functioning. तो विद्यालय के अंदर क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, apparatus, ये सब चीजें हमारे फिजिकल रिसोर्सेज में आती है। कोठारी कमीशन ने 1964-66 में ये कहा भी है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, कि भारत का भाग्य उसके कक्षाओं में ही निर्माण होता है। सिर्फ टीचिंग लर्निंग के अलावा, कक्षा के अंतर्गत टीचिंग और लर्निंग के अलावा बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय में जो कि एक छात्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है स्कूल बिल्डिंग, जो कि मेनली क्लासरूम्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम। दूसरे होते हैं स्कूल लैबोरेटरी, तीसरा स्कूल लाइब्रेरी, चौथा स्कूल प्लेग्राउंड, पांचवा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और छठा हमारे पास आता स्कूल हॉस्टल। इस प्रकार फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ स्कूल की बात करें तो ये 6 चीजें मुख्यतः हमारे सामने आती। स्कूल बिल्डिंग अपने आप में एक छोटा सा भाग है किसी भी स्कूल प्लांट का, लेकिन एक स्कूल के प्लांट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का होना जरूरी है। पहला क्लासरूम्स जिनमें की विषय पढ़ाए जा सके। लाइब्रेरी रूम की बात अगर हम करें स्कूल लाइब्रेरी की तो अटैच्ड विद रीडिंग रूम, उसके साथ रीडिंग रूम का होना बहुत अनिवार्य है। इसी तरह लेबोरेटरीज की बात हम करें तो विद्यालय में लेबोरेटरीज हो सकती हैं और म्यूजियम उसके साथ, ये भी विद्यालय की एक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है। म्यूजियम लोकल हेरिटेज या नेशनल हेरिटेज पर बेस्ड या उन पर आधारित या छात्रों के द्वारा संकलित किए गए वस्तुओं को रखने के लिए भी म्यूजियम विद्यालय के अंदर बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट हॉस्टल, जैसा कि मैंने पहले अभी आपको कहा, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज आती है विद्यालय के अंदर, बेसिक एंड मॉडर्न नेसेसरी फैसिलिटीज, जो हमारी टॉयलेट से रिलेटेड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो विद्यालय के अंदर होनी आवश्यक है। इसी तरह प्लेग्राउंड, छात्रों के खेलने के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती हैं उनके लिए, और लॉन गार्डन, बच्चों में एस्थेटिक सेंस, विद्यालय को एक सौंदर्य बोध देने के लिए एक अच्छा रूप एक देखने में, ताकि विद्यालय जाने में छात्र अच्छा महसूस करें। और एग्रीकल्चर फॉर्म उन विद्यालयों के लिए जहां की एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या रूरल एरियाज में अगर स्कूल है जहां की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, विषय है, तो वहां पर एग्रीकल्चर फॉर्म भी विद्यालयों के प्लांट में एक जो है अनिवार्य स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसी प्रकार क्वार्टर्स प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए और स्टाफ के लिए, ये भी एक बहुत अहम वस्तु है, क्योंकि बिना प्रधानाचार्य और शिक्षक और कर्मचारी यदि विद्यालय में या उसके आसपास ही रहते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है, क्योंकि वो विद्यालय में इसके समय के अतिरिक्त भी अपनी सेवाएं विद्यालय में दे पाते हैं। विद्यालय के रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में, उसके प्रबंधन में, और जो विद्यालय के अंदर जो हमारी वस्तुएं हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका भी ऑप्टिमम यूज स्टाफ के द्वारा, जैसे शिक्षक चाहे तो देर तक लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेबोरेटरी में कल की तैयारी कर सकते हैं, कार्य करा सकते हैं विद्यालय के अंदर,
अगर कोई भी कार्य जो आगामी दिनों में होने वाले हैं उनकी तैयारियां वो विद्यालय के अंदर करा सकते हैं देर रात तक रहकर, देर तक। अब आती है बात प्रोविजंस इन स्कूल बिल्डिंग। एक विद्यालय का जो भवन है उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर विकल्प होने चाहिए। पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसके अंदर ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस, विजिटर रूम, ये सब आते हैं। दूसरा है हमारा एकेडमिक ब्लॉक, जिसके अंतर्गत कक्षाएं, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और म्यूजियम, जैसा मैंने भी बताया था, ये एकेडमिक्स क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं हैं। तीसरा हमारे पास आता है प्रोविजंस फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। आपने देखा होगा विद्यालय के अंदर एनएसएस, एनसीसी या इंडोर आउटडोर गेम्स हैं, स्काउट एंड गाइड के लिए और सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए हमें बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक मल्टीपर्पज हॉल होना चाहिए, एक ओपन थिएटर हो सकता है, एक प्लेग्राउंड हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम ये सारी एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते हैं। प्रोविजन फॉर फिजिकल एंड आउटडोर एक्टिविटीज। कभी कभी हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, जैसे आपने देखा होगा विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जो ओपन एयर होने होते हैं, या कभी कभी किसी व्यक्ति को आप बुलाते हैं कक्षा, तो आप बाहर ही इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि आप अपने विद्यालय के कुछ अरेंजमेंट्स आप हॉल्स में करते हैं, कुछ आप बाहर करते हैं। तो इसके लिए आपको प्लेग्राउंड, लॉन, गार्डन, इनका आप बेहतर प्रयोग जो है विद्यालय के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दूसरा सोर्स, एक तो स्कूल बिल्डिंग हो गया, दूसरा हमारे पास स्कूल लाइब्रेरी है। स्कूल लाइब्रेरी जो है वो कुछ मोटिव्स के साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ खोली जाती है। तो लाइब्रेरी का पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स विद प्रॉपर यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स। छात्र टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स को प्रॉपर प्रयोग कर सकें, उनका फायदा उठा सकें। टू गाइड स्टूडेंट्स थ्रू लाइब्रेरी एक्टिविटीज and make them interested in acquiring knowledge। छात्र लाइब्रेरी की क्रियाओं के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त करने या और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो, रुचि ले, ये विद्यालय में लाइब्रेरी होने का एक बहुत प्रमुख उद्देश्य होता है। टू असिस्ट टीचर्स इन देयर स्टडीज एंड रिसर्च। शिक्षकों को अपने पढ़ाने संबंधी तैयारी करने में या हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए लाइब्रेरीज जो है उनको असिस्ट करती है, उनको हेल्प करती है। टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल रीडिंग टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मोटिवेट देम टू यूज लेजर फॉर सेल्फ स्टडी। लाइब्रेरी हमको खाली समय का, अवकाश के समय का सदुपयोग भी सिखाती है और हमारे अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट भी क्रिएट करती है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं एक लाइब्रेरी के। लेकिन स्कूल के अंदर लाइब्रेरी के फंक्शंस क्या होने चाहिए, कैसे उसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो पहली बात आती है, द लाइब्रेरी मस्ट बी डिजिटली ऑटोमेटेड। इफ नॉट सो, देयर मस्ट बी प्रॉपर कैटलॉग एंड कार्ड अरेंजमेंट्स। आजकल आपने देखा होगा कि हमारी लाइब्रेरियां स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं, डिजिटली ऑटोमेटेड हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर कैटलॉग और कार्ड अरेंजमेंट्स, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, उससे भी लाइब्रेरीज को मैनेज किया जाना चाहिए। It should exhibit new arrivals to attract the students and teachers to library। न्यू अराइवल्स का एक पोर्शन होना चाहिए लाइब्रेरी में, ताकि कोई भी छात्र या शिक्षक आकर वहां पर देख सके कि लाइब्रेरी में नई मैगजीन्स, कोई नया जर्नल या कोई नया न्यूज़पेपर या कोई बुक नहीं आई है, तो वो वहां पर एग्जिबिट होनी चाहिए कम से कम 1 महीने तक। It must provide conducive reading atmosphere to encourage students for learning। छात्र को, शिक्षक को पढ़ने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक उचित वातावरण प्रदान करे, जिससे कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए एनकरेज हो। इट शुड ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल लाइफ। लाइब्रेरी, हमारे जो लाइब्रेरियन हैं, उनको एक ऐसा छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें पढ़ने के लिए, और स्कूल लाइफ में लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप लाइब्रेरी का ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, इस पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाना चाहिए। इट मस्ट प्रोवाइड यूजफुल सोशल एक्सपीरियंसेस। हम लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं
तो आपने देखा होगा हम आपस में अच्छे विषयों पर बात करते हैं, हम बुक एक्सचेंज करते हैं। 14 दिन का टाइम होता है जैसे विद्यालय में लाइब्रेरी का, तो हमें पता है कि 14 दिन बाद हमें बुक या तो रिन्यू करानी है या वापस करनी है ताकि और लोग भी उसको पढ़ सकें। या फिर आप बुक के रख रखाव की बात आती है, जहां तक बुक्स को अच्छे से रखना, उनकी केयर करना, उनको पढ़ना, उस पर बात करना, तो ये बहुत अच्छे सोशल एक्सपीरियंसेस हमारी लाइब्रेरीज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो लाइब्रेरी के इन्हीं उद्देश्यों और इन्हीं फंक्शंस को देखते हुए लाइब्रेरी रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है। स्कूल लेबोरेटरी, द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट लेबोरेटरी। लेबोरेटरीज के बिना फिजिकल साइंस हर क्लासेस में नहीं पढ़ी जा सकती। आप 8th क्लास एंड अबव आपने देखा होगा कि फिजिकल साइंस में आपके एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। लेबोरेटरी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विद्यालयों में होने के, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड थ्रू प्रैक्टिकल वर्क। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, व्यवहारिक दृष्टि से उनको विज्ञान से जोड़ने के लिए लेबोरेटरीज बनाई जाती है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान छात्रों को देने के लिए हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो एक बहुत ही उसका प्रशिक्षण छात्रों को प्रदान करती हैं, एक बहुत ही उत्तम साधन। टू डेवलप द स्किल ऑफ हैंडलिंग साइंटिफिक apparatus एंड इंस्ट्रूमेंट्स। छात्र लेबोरेटरी का एक उद्देश्य और है कि छात्रों को वैज्ञानिक उपकरणों का किस प्रकार से उनको हैंडल किया जाए, कैसे उनको रख रखाव किया जाए, ये कौशल भी छात्र सीखते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग द कोऑपरेशन, resourcefulness, self-dependence, initiation, self-confidence, self-discipline, etc. छात्रों के अंदर सहयोग की भावना, संसाधन संपन्नता की भावना, सेल्फ डिपेंडेंस आत्मनिर्भरता की भावना, पहलकदमी करने की भावना, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन, ये भी लेबोरेटरी के द्वारा विकसित किए जाते हैं। To provide real and permanent knowledge of science. To provide real and permanent knowledge of science. विज्ञान का ज्ञान यदि हम चाहते हैं कि छात्र को वास्तव में मिले और वो ज्ञान स्थायी रहे, तो हमें लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल पर जाना पड़ेगा। और साइंस लेबोरेटरी या स्कूल लेबोरेटरी जो है इन शर्तों को हर मायने में पूरा करती है, दोनों ही कार्य करती है। हमें लर्निंग बाय डूइंग भी सिखाती है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी सिखाती है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व, थिंक एंड अप्लाई रीजंस टू अराइव कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली। लेबोरेटरीज हमें वो अवसर प्रदान करती है कि हम स्वयं निरीक्षण करें, स्वयं सोचें और उन कारणों को अप्लाई करें, उनका प्रयोग करें, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से इंडिपेंडेंटली हम जो है कंक्लूजन्स या निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो ये एबिलिटी हमें लाने की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमें लाने का कार्य साइंस लेबोरेटरी करती है। अब स्कूल लेबोरेटरी की बात अगर हम करते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एपरेटस। आपने देखा होगा कि क्वांटिटी ऑफ एपरेटस कैसे तय होगी? अगर हमारे पास सारे एपरेटस हैं लेकिन क्वांटिटी में 1 या 2 हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते, हम लेबोरेटरी वर्क नहीं करा सकते छात्रों। किंतु यदि 40 छात्र हमारे पास हैं और 20 हमारे पास एपरेटस हैं, तो हम छात्रों के 2-2 का एक ग्रुप बनाकर हम उनसे काम ले सकते हैं, हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। इसलिए क्वांटिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। यदि एपरेटस घटिया क्वालिटी के हैं तो उससे दुर्घटना हो सकती है, जान की हानि हो सकती है। इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही इक्वल ध्यान दिया जाना चाहिए रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे ही केमिकल्स का है, आपने देखा होगा केमिकल्स की एक डेट होती है, वो आज जब भी लाए जाते हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ये भी हमें देखना होगा, जिससे कि हम उनको उनकी सप्लाई अपनी लेबोरेटरी में निरंतर बनाए रखें। लेवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स में हमें 2 चीज देखनी पड़ेगी। एक तो कौन से लेवल के स्टूडेंट है,
अगर हमारे पास 12th तक का स्कूल है तो 9th-10th के बच्चे हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और 11th-12th के बच्चे हमारे पास हैं। तो 4 क्लासेस हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए हैं। उनके लेवल के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें लिस्ट बनानी होगी, देखना होगा कि उनको कौन से एक्सपेरिमेंट कराने हैं, क्या उसके एपरेटस हमारे पास है, क्या वो सही क्वांटिटी में है, क्या केमिकल्स हमारे पास है, क्या वो सही क्वांटिटी में है, उनकी क्वालिटी कैसी है दोनों की, ये सब हमें देखना होता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 9, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस होंगी। अब 4 क्लास में स्टूडेंट कितने, उनको हम कैसे बैच बनाएंगे, कितने बैच बनाकर कराएंगे या इंडिविजुअल कराएंगे, इस पर भी लेबोरेटरी मैनेजमेंट रिसोर्सफुलनेस जो है वो डिपेंड करती है कि हम किस तरह अपने रिसोर्सेस का प्रयोग अपने छात्रों के लिए मैक्सिमम कर पाते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंस। बिना फाइनेंस के लेबोरेटरी वर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको बार बार एपरेटस मंगाने हैं, केमिकल्स की सप्लाई आपको देखनी है, आपकी जो लेबोरेटरी है वो बहुत डिमांड करती है। आपने देखा होगा उसमें टैप्स होते हैं, विभिन्न आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ्रिज रखा है, अवन रखा है, या आपके बिजली के और भी चीजें प्रयोग हो रही हैं, तो उनको बार बार ठीक करवाना, मेंटेन कराना, और केमिकल्स की सप्लाई कराना, एपरेटस की सप्लाई कराना, चीजें टूट जाती है उनको मेंटेन कराना, केमिकल्स की डेट निकल जाती है उनको देखना, ये बहुत सारी चीजें होती है जो लेबोरेटरी में मेंटेन करनी होती है। तो इसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये भी देखा जाना चाहिए कि फाइनेंस प्रॉपर अवेलेबल हो, जिससे कि रिसोर्सेस को मैनेज किया जा सके। स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज के लिए हमें जो है ये देखना होगा कि जो कार्य, जो एक्सपेरिमेंट इस समय चल रहा है, उसी की चीजें बाहर रहें, बाकी चीजें जो है वो अंदर रहें। छात्रों की पहुंच तक वही एपरेटस या वही केमिकल्स होने चाहिए जिनका कि इस समय प्रयोग हो रहा है। बाकी जो हमारे पास एक्सेस में चीजें हैं, हमारे पास ज्यादा जो सामान है या बहुत चीजें जो रिजर्व में है, उनके लिए हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज प्लेस होना चाहिए। 6 आता हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड रखना या आलेखन बहुत आवश्यक। कितने क्वांटिटी में हमने अपरेटस मंगाए, कितनी क्वांटिटी में हमने केमिकल मंगाया, उसमें से कितना कंज्यूम हो गया, कितना हमारे पास बैलेंस है, जो बैलेंस है क्या वो यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कितने एक्सपेरिमेंट हमने साल में हमें कराने होते हैं, किस क्लास को कितने कराने होते हैं, स्टूडेंट का नंबर क्या है, कितना हमारी रिक्वायरमेंट है। ये सब तभी हो पाएगा जब हम रिकॉर्ड कीपिंग रखेंगे। अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो रिकॉर्ड्स हमें इंसाइट देते हैं कि हमें अगले वर्ष कहाँ क्या चीज मंगानी है। इसी तरह फर्म के नेम, कहाँ से अपरेटस मंगाने, कहाँ से केमिकल मंगाने, तो इस तरह उनकी भी एक लिस्ट, ताकि जो टाइम से सप्लाई करेगा, जिसकी ऑथेंटिक जो है, जिसके पास फर्म है, जिसके पास प्रॉपर बिल है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड में रखने की होती है ताकि समय पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सके और इनके आधार पर आगे निर्णय लिए जा सके। 7th हमारे पास आता है ऑप्टिमम स्पेस एंड रिक्वायर्ड फीचर्स। हमारे पास लेबोरेटरी के लिए सिर्फ एक कमरा लेबोरेटरी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी जगह चाहिए होती है बिजली के उपकरणों को लगाने के लिए। वाटर ड्रेनेज के लिए आपने देखा होगा पूरी नाली बनानी पड़ती है, क्लियर होना चाहिए ड्रेनेज, वाटर टैप लगाने पड़ते हैं, सिंक लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग जो एक्स्ट्रा करानी पड़ती है। बहुत से एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होते हैं। इसी तरह प्रॉपर फर्नीचर, लैब का फर्नीचर ही डिफरेंट होता है। लैब में वर्किंग टेबल्स होती हैं, उनके साथ स्टूल्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं बच्चों के सामान रखने के लिए, ब्लैक बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्शन स्क्रीन्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड बॉक्स है। तो इन सारी चीजों के लिए वहां पर रखने का स्थान निश्चित होने चाहिए, और एक लेबोरेटरी में ये सारी चीजें होनी ही चाहिए, तभी स्कूल की लेबोरेटरी को हम एक कंप्लीट लेबोरेटरी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और रिसोर्स है, स्कूल हॉस्टल। Hostel plays an important role in the education of a student as he learns here an art of social service and community living. बिल्कुल सही कहा गया है कि एक छात्र हॉस्टल में रहते हुए शिक्षा के साथ साथ सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा और सामुदायिक रहन सहन भी सीखता है। छात्रों के बहुत से उनके रीजन होते हैं कि उनके घर वालों को उनको हॉस्टल में भेजना पड़ता है या छात्रों को हॉस्टल में आना पड़ता है, लेकिन हॉस्टल लाइफ को खराब नहीं कहा जा सकता।
ये बच्चों में सोशल सर्विस, बच्चे शेयरिंग सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, कोलैबोरेशन सीखते हैं और एक दूसरे को सहन करना सीखते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है फ्रेंडशिप का फील और आपस में हेल्प करने का फील, ये सारी चीजें कम्युनिटी लिविंग है, अपने आप में कम्युनिटी है हॉस्टल। तो बच्चे एक बहुत अच्छी उनको सीख मिलती है हॉस्टल में रहने से। एक हॉस्टल की आवश्यकता कोई जरूरी नहीं है कि विद्यालय में हॉस्टल हो, लेकिन अगर विद्यालयों में हॉस्टल नहीं होंगे तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई कारण होते हैं कि विद्यालयों में हॉस्टल होना आवश्यक है। डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू स्कूल इज टू लॉन्ग। अगर बच्चे के घर से विद्यालय बहुत दूर है तो बच्चे का सारा समय आने जाने में, उसकी श्रम, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी सारी जाने जाने में खर्च हो जाएगी, तो उसका पढ़ने का तो उसका सवाल ही नहीं होता। एक रीजन ये भी है, इसलिए हॉस्टल्स की आवश्यकता पड़ती है कि दूर दराज के बच्चे आकर हॉस्टल में रह सके। होम एनवायरमेंट इज अनहेल्थी एंड अनहैप्पी। कई जगह ये भी देखने में आता है कि घर का वातावरण अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, और छात्र जो है उसको इसलिए घर से दूर करना पड़ता है और उसको हॉस्टल में भेजना पड़ जाता है। इफ पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, अगर बच्चों के माता पिता का ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होता है तो भी उन्हें हॉस्टल में बच्चों को डालना पड़ता है। इफ पेरेंट्स आर वर्किंग इन रिमोट एरियाज, अगर माँ बाप जो है रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं तो भी हॉस्टल एक बहुत आवश्यकता बन जाती है। टू प्रोवाइड एंड डिसिप्लिन कम्युनिटी लाइफ टू स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को अगर एक डिसिप्लिन लाइफ सिखानी है, एक डिसिप्लिन कम्युनिटी लाइफ लीड करनी है, तो उसको हॉस्टल जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में भी लोग बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स नीडेड इन अ स्कूल हॉस्टल। एक हॉस्टल में क्या क्या चीजें हैं जो मैनेज की जानी चाहिए, कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक स्कूल हॉस्टल में होने चाहिए। पहला, लिविंग रूम्स फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए कमरे होने चाहिए वेल इक्विप्ड, बढ़िया कबर्ड्स के साथ, और जो प्रॉपर वेंटिलेशन, विंडोज होनी चाहिए, अच्छे डोर्स होने चाहिए, वहां पर उनके लिए कॉट, बेड और बेड के साथ टेबल, पढ़ने के लिए चेयर, टेबल चेयर का वो, और इस तरह की सुविधाएं एक लिविंग रूम अच्छा सा उनके लिए होना चाहिए। और ये हो सकता है कि 1 या 2 या 3 बच्चे शेयर करते हो, ये डिपेंड करता है कि स्कूल में बच्चे कितने हैं हॉस्टल में। दूसरा आता है डाइनिंग रूम। डाइनिंग हॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहां पर वो साथ मिलकर सब लोग खाना खा सके, एक जैसा खाना, एक समय, एक साथ, यही कम्युनिटी लाइफ है। रूम फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, क्योंकि बच्चे घर से दूर रह रहे हैं, इसलिए उनके लिए कुछ ऐसी इंडोर, ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए प्रबंध होना चाहिए हॉस्टल में, जिससे कि छात्र जो है क्या करें, अपना मनोरंजन कर सकें और फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी सी कर सकें, या थोड़ा सा पढ़ाई से ऊपर अगर वो मनोरंजन की तरफ जाना चाहें तो कर सकें। तो ऐसे मल्टीपर्पज हॉल हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, इंडोर गेम्स का वहां पर प्रबंध हो सकता है, और आउटडोर जो है खेलने की व्यवस्था हो सकती है कि शाम के समय छात्र खेलें। सेफ ड्रिंकिंग वाटर विद सेवरल टैप स्टेशन। हॉस्टल के हर लेवल पर, हर फ्लोर पर सेवरल टैप्स का स्टेशन होना चाहिए, जिससे कि छात्र सेफ ड्रिंकिंग वाटर ले सके। क्लीन बाथरूम्स एंड टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहां पर बाथरूम शेयर करते हैं बच्चे अक्सर, तो बाथरूम्स बहुत क्लीन हो, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस हो, बहुत साफ हो, ताकि छात्र, क्योंकि जितने छात्र होते हैं उनके अनुपात में उतने टॉयलेट्स नहीं होते, इसलिए एक ही टॉयलेट बाथरूम को कई छात्र शेयर करते हैं, इसलिए उनकी क्लीनलीनेस बहुत ही आवश्यक है। अरेंजमेंट्स फॉर प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे आपके लिविंग रूम में हो, और चाहे आपके टॉयलेट बाथ कॉम्प्लेक्सेस में हो, या आपके ड्रिंकिंग वाटर में, बहुत ही हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता हमारे पास 7th पॉइंट, डिस्पेंसरी। विद्यालय में के हॉस्टल में एक डिस्पेंसरी अवश्य होनी चाहिए,
कि रात में या कभी ऐसे वक्त पर छात्र को कोई दिक्कत हो जाए तो एक प्राथमिक चिकित्सा से डिस्पेंसरी जिसमें कि एक डॉक्टर भी हो हॉस्टल के साथ होना आवश्यक होता है। विजिटिंग एंड मीटिंग रूम फॉर पेरेंट्स, छात्रों के पेरेंट्स उनसे जब मिलने आना चाहेंगे तो उनके लिए एक विजिटिंग रूम प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि सबकी पहुंच कमरे तक हो गई, नहीं, विजिटिंग रूम होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके। इसके बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स आता है स्कूल क्लासरूम्स। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो मोस्टली क्लासरूम को स्कूल गिन लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ने लिखने को ही विद्यालय समझते हैं। जबकि आपको मैंने इसलिए तीनों बाकी रिसोर्सेस पहले बताए ताकि आप उनकी अहमियत भी जानें। और स्कूल क्लासरूम्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है वेयर मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम के समय छात्र और शिक्षक मोस्ट ऑफ टाइम अपना क्लासरूम में ही गुजारते हैं। यही उनके इंटरैक्शन का या उनके बॉन्डिंग का मेन टाइम। इन मॉडर्न सेटअप, a teacher uses project techniques of teaching through teaching devices like microphone, iPhone, projector, OHP, computers, etc. आज जो स्मार्ट टीचर है या जो नए जमाने का, नई सदी का, 21वीं सदी का टीचर है, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक से टीचिंग करता है। इसलिए क्लासरूम्स भी मॉडर्न सेटअप में इसी प्रकार के होने चाहिए, बल्कि बेटर होगा कहना कि स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए। So a classroom must have projector and screen fitted in the class so that teacher can use it. Projector और screen fitted classrooms होने चाहिए। Provide at least 20 square feet place for each student. अगर हम क्लासरूम का साइज देखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत छोटी कक्षाओं में ओवरबर्डन होते हैं, क्लास 60 बच्चे होते हैं, तो एक नॉर्म है कि उनका 20 स्क्वायर फीट मिनिमम एक छात्र का स्पेस क्लास में होना चाहिए। यानी अगर आपके कक्षा में 40 छात्र हैं तो कितना हुआ, 800 स्क्वायर फीट प्लेस क्लास के अंदर होना चाहिए। बी प्रॉपर लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, कक्षाओं में उजाला होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा होनी चाहिए। बी सेपरेट फॉर ईच सेक्शन, कक्षा हर छात्र के लिए हर सेक्शन के लिए अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 6 में अगर 4 सेक्शन है तो 4 क्लासरूम प्रोवाइड किए जाने चाहिए, तो हर सेक्शन के लिए एक सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हैव शेल्फ्स टू कीप द बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल, कक्षा में टीचिंग लर्निंग मटीरियल और बुक्स को रखने के लिए क्या होनी चाहिए, शेल्फ्स होनी चाहिए। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहीं से लेकर आते हैं, वो टूट जाता है, वो वर्क नहीं करता। अगर कक्षा में स्पेस है, इसीलिए 20 स्क्वायर फीट की जो बात की गई है, तो उसमें 20 स्क्वायर फीट में छात्र ही नहीं बैठ रहा, उसके सराउंडिंग सारी स्पेस को काउंट किया जा रहा है। उसमें टीचर स्पेस भी शामिल है, ब्लैक बोर्ड के सामने टीचर का डेस्क भी शामिल है, बच्चों के डेस्क के बीच में आने जाने की जो जगह है वो भी शामिल है। तो 20 स्क्वायर फीट में सब कुछ इंक्लूडेड है। एक बच्चे का 20 स्क्वायर फीट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस तरह से कक्षा में बुक्स रखने के लिए शेल्फ्स या अलमीराज इस तरह की होनी चाहिए व्यवस्था, जिससे कि शिक्षक को बाहर ना जाना पड़े। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को रखने के लिए जो उस क्लास में उसको प्रयोग करना है, उसके लिए भी प्रॉपर प्लेस कक्षा में होना चाहिए। बी एन आइडल वर्क प्लेस फॉर टीचर, कक्षा शिक्षक के लिए एक आदर्श कार्यस्थल होना चाहिए। मतलब शिक्षक को परेशान ना होना पड़े कक्षा में आकर, वरन वो अपनी बुक्स को देखना चाहे, वो प्रोजेक्ट टेक्निक से पढ़ाना चाहे, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना चाहे, या वो कोई चार्ट दिखाना चाहे, तो वो ये सब कक्षा में करने के लिए फ्री होना चाहिए। इसलिए कक्षा को एक टीचर के लिए आदर्श प्लेस होना चाहिए। बी ए प्लेस ऑफ डूइंग रादर देन टॉकिंग, बात करने से ज्यादा करने के लिए, काम करने के लिए प्लेस होना चाहिए कक्षा को। अब हमारे पास बात आती है मेकिंग क्लासरूम अ स्पेशल रूम, कैसे मैनेज करें कक्षा को। ये तो हमने बताया कि कक्षाओं को कैसा होना चाहिए,
अब आ रही है बात कि अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो कक्षाओं को कैसा होना चाहिए। सेविंग एनर्जी एंड टाइम बाय कैरिंग अराउंड द टीचिंग एसेसरीज लाइक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, OHP एक्सेट्रा। शिक्षक का समय और ऊर्जा बचाने के लिए, छात्रों का भी समय और ऊर्जा बचाने के लिए हमारे पास टीचिंग एसेसरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कंप्यूटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और OHP हैं, इस तरह की कक्षा के अंतर्गत होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग क्विक एंड रेडी फंक्शनल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। कक्षाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनको तुरंत फंक्शनल एनवायरनमेंट में चेंज किया जा सके। जैसे एक शिक्षक अगर पढ़ा रहा है और उसे लगता है मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, या उसे लगता है मैं एक चार्ट दिखाऊं, एक पिक्चर दिखाऊं, एक फिल्म दिखाऊं, तो कक्षाओं को आज के जमाने में इतना मॉडर्न होना चाहिए कि वो तुरंत उसको उसके लिए फंक्शनल एनवायरनमेंट प्रदान करे, ताकि वो स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट या कंटेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कार्य कर सके। कंफर्टेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ टीचिंग मैथड्स। कक्षा में इस प्रकार के अरेंजमेंट होने चाहिए कि वैरायटी ऑफ टीचिंग मैथड्स जो है वो शिक्षक प्रयोग कर सके। सपोज वो डेमोन्स्ट्रेशन कक्षा में करना चाहता है तो उसके लिए एक डिस्प्ले टेबल हो, उसके टीचिंग एड्स जो भी उसने दिखानी है वो वहां पर हो, उनके पास प्रॉपर एक हाइट पर जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जिसको दिखा सके, और उस टीचिंग एड को प्रॉपर रखने के लिए एक प्लेस हो कक्षा में, ताकि वो जब चाहे चीजों को प्रयोग करे, जब चाहे उनको वापस रख दे। फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स रेडिली एंड कन्वीनियंटली। शिक्षण सामग्री का आसानी से उपयोग कर सके, कन्वीनियंटली उसको प्रयोग कर सके, ऐसी सुविधा कक्षा में होनी चाहिए। सेविंग एनर्जी एंड टाइम इन कैरिंग अराउंड द टीचिंग एड्स लाइक मैप, चार्ट, मॉडल, पिक्चर्स। ये जो टीचिंग एड्स हैं जिनकी बात मैंने अभी ऊपर भी की, कि मैप है, चार्ट है, मॉडल्स है, पिक्चर्स हैं, इनको तुरंत वो प्रयोग कर सके ताकि अपने शिक्षण के समय का सदुपयोग कर सके, अपनी एनर्जी और टाइम को सेव कर सके और लर्निंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। ऐसे आधुनिक कक्षाएं होनी चाहिए। By creating and maintaining an effective teaching learning environment through e-learning resources, internet and softwares. कक्षा में आजकल आपने देखा होगा, अभी तक तो हमने बात की कि ये प्रोजेक्ट और ये सब एसेसरीज होनी चाहिए, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ताकि वो बना कर लाए, लेकिन आजकल रेडीमेड भी ई लर्निंग रिसोर्सेज आ गए हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आपको इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रही हैं कि आप कक्षा में उनके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जैसे हम एक चार्ट दिखाते हैं तो बच्चा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन जब उसकी एक पिक्चर दिखाते हैं प्रोजेक्टर से, जिसको कि हम बड़ा कर पाते हैं, छोटा कर पाते हैं, उसका इफेक्ट डाल पाते हैं उस पर। लेकिन एक तीसरी बात आती है जब हम ई लर्निंग रिसोर्सेज जो उसकी 3D या 4D इमेज प्रेजेंट करते हैं और उसको ज्यादा उसके जो आयाम है, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, उनसे उनको दिखा पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि लर्निंग के इफेक्ट को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जो क्लासरूम्स हैं उनको स्पेशल रूम्स में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, तो हम इस स्कूल के इस रिसोर्स को भी और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं छात्रों को सिखाने के लिए, छात्रों में लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास, जैसे भी मैंने म्यूजियम की बात की थी, आपसे ऑफिस की बात की थी, लेकिन वो लर्निंग रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, उनका होना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, क्लासरूम और स्कूल बिल्डिंग या एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक जो ब्लॉक है या प्लेग्राउंड, इनके बिना कोई भी विद्यालय नहीं होता। तो इन रिसोर्सेस के बारे में आज आपने पढ़ा और इनको कैसे बेटर मैनेज किया जा सकता है, इन रिसोर्सेस को कैसे ऑप्टिमम यूज किया जा सकता है छात्रों को प्रभावी शिक्षण देने के लिए, ये आज हमने इस पाठ में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।